Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 22. Today we are starting our chapter number 6. This lecture number 22 is about receivables and inventories. In this lecture we will talk about only the receivables, and in our upcoming lectures we will talk about the inventories. So let me give you a brief overview of our learning objectives that we have to study in chapter number 6. We will talk about classification of receivables, and I have already told you that we have an account receivable and note receivables. Then we will talk about nature of uncollectible receivables. Does not pay us, हमें वो अदा नहीं करता, देता नहीं है, पेमेंट नहीं करता, उसकी कुछ रीजंस भी हो सकती हैं. So we will also talk about it. Then we will talk about methods of estimating uncollectible receivables. Then how do we have to make an estimation that this amount will not be receivable? तो वो कैसे होता है? Then we will also talk about it. Common classification of inventories, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. Then we will also talk about the inventory cost flow assumptions. ये सारा आपका रिलेट करता है आपके जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या मर्चेंडाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बिकॉज बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सर्विस इंडस्ट्री. उसमें हमारे पास फीस होती थी, फीस के बारे में हमने बात की थी. लेकिन अब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, जिसमें आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी परचेज या सेल होती है. देन वी विल कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यूज़ ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स. कौन कौन से उनके कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन हाउ रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज आर रिपोर्टेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दिस वुड बी अ कंप्लीट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6. So let's start about the account receivables. We have discussed many times about account receivable. हम देखते ये हैं कि आपने कोई भी सेल्स की हैं, either you have made a sales of product or you have made a sales of your services or you have provided the services, जिसको आप कहें कि आपने services सेल की हैं अपनी. So the people those who have not given you the cash, that becomes your receivable. नाउ आपके पास अब अकाउंट रिसीवेबल वो है कि जिसमें आप कोई प्रॉपर इन राइटिंग एग्रीमेंट नहीं करते. आपके पास सिंपल आपने सेल्स की और अपने अकाउंट्स में मेंशन कर दिया कि दिस पर्सन हैज़ टू पे दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट वुड बी कलेक्टेड ऑन दिस डेट. आप इस सारी बातें उनको डिटेल में लिख देते हैं. जब आप उनसे प्रॉमिसरी नोट लिखवाते हैं, स्पेशल एक एग्रीमेंट करते हैं उसके साथ कि दैट अमाउंट यू हैव टू पे on that date with this amount, so that becomes your notes receivable. उसको आपने प्रॉपर इन राइटिंग ले आए हैं, दोनों पार्टीज ने साइन किया उसके ऊपर. ये अकाउंट रिसीवेबल ऐसी अमाउंट्स होती है जो आपके रूटीन मैटर्स में होती है कि आपने सेल्स की, आपने रिसीवेबल बना दिया, देन आपने फिर सेल्स की, रिसीवेबल्स बना दिया, देन जिसने आपसे वो सर्विसेज ली थी अब आपको वो पेमेंट कर रहा है. सो दिस इज अ रूटीन मैटर दैट यू आर गिविंग द सर्विसेज, यू आर कलेक्टिंग द कैश लेटर ऑन. यू आर गिविंग द सर्विसेज, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड यू आर कलेक्टिंग कैश लेटर ऑन. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस. आपकी जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वहां पर कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं. दैट इज वाई वी ऑलवेज यूज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. जब आपके पास इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो फिर आप हमेशा एक रिसीवेबल का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं. एंड वी नो दैट दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बैलेंस शीट एंड द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. देन व्हेन मर्चेंडाइज आर सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, एन अकाउंट रिसीवेबल इज एस्टैब्लिश्ड एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट इट.
कि जब भी आपने कोई भी सर्विसेज या मर्चेंडाइजेस दी ऑन क्रेडिट, तो दैट बिकम्स योर रिसीवेबल्स, और उसके लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं. Then most receivables, account receivables are expected to be collected in 30 to 60 days, so they are current assets. As I already told you that assets can be divided into two parts, your current assets and your fixed assets, and we have given the name fixed asset into property, plant and equipment. So we have two items, current assets and property, plant and equipment. Then in current assets, and we know the nature of current assets, that can be matured, that can be converted into cash within 1 year, so that is your current asset. अब यहाँ पर जब आपको कह रहे हैं कि आपकी कैश 30 से 60 डेज में कलेक्ट हो जाएगी, तो दैट इज योर करंट एसेट एंड पार्ट ऑफ करंट एसेट. नॉर्मली हम उसकी हायरार्की इसी तरह बनाते हैं कि पहले आप लिखते हैं कैश, आपके पास कैश होती है, फिर आप उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल लिखते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल. आपके पास ये दूसरा अकाउंट बन जाता है. फिर उसके बाद आपके पास नोट्स रिसीवेबल्स. अब यहां पर कोई स्पेशल टाइम ड्यूरेशंस नहीं होती, आपने सर्विसेज दी हैं और फिर आपको कैश रिसीव होगी, सर्विसेज दी और कैश रिसीव होगी, लेकिन यहाँ पर आपको उस स्पेसिफिक टाइम बताता है कि आपने किस टाइम में ये अमाउंट रिसीव करनी है. और आपका जो डेटर है, जो अकाउंट रिसीवेबल जिसको आप कहते हैं, पेबल्स को आप क्रेडिटर्स कहते हैं, रिसीवेबल्स को आप डेटर्स कहते हैं, तो आपको ये डेटर्स एक स्पेसिफिक टाइम पे देता है, जो आपने वो स्पेसिफिक उसके साथ एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, जो आपकी प्रॉपर एक प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें लिखा हुआ होता है आपने. So that is your current asset. Then note receivables are the amount that customers owe for which a formal written instruments of credit has been issued. अब यहाँ पर आपका ये नोट रिसीवेबल की वो बात कर रहे हैं. ये वो अमाउंट होती है जिसके लिए कस्टमर्स आपको प्रॉपर एक फॉर्मल इन राइटिंग एक इंस्ट्रूमेंट देता है. वो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है, नॉर्मली इसको आप प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं. प्रॉपर वो लिख के एक पेज के ऊपर, हो सकता है स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हो, एक स्टैम्प पेपर पे वो लिख के देता है कि दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू योर सेलर. अब फॉर एग्जांपल आई एम अ सेलर, तो वो मुझे जो मेरा कस्टमर है वो लिख कर देगा, स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे सकता है, या फिर अगर उसने एक ओपन पेज पे लिखा है तो दैट मस्ट हैव एन ऑथेंटिकेशन. कोई गजेटेड ऑफिसर उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है, उसकी गारंटी दे सकता है, या आपके जो ओथ कमिश्नर्स होते हैं, जो आपके लॉयर्स होते हैं या नोटरी पब्लिक होते हैं, ये भी आपको उसकी अटेस्टेशन करके दे रहे होते हैं. जब उसकी अटेस्टेशन हो जाती है तो फिर उसकी एक लीगल पोजीशन बन जाती है. जब लीगल पोजीशन बन गई है, अगर वो कस्टमर आपको पे नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट दिस पर्सन हैज आस्क्ड मी टू गिव दिस मनी टू मी ऑन दिस स्पेसिफिक डेट. अब ये नहीं दे रहा तो फिर आप उसके खिलाफ कोई केस कर सकते हैं कोर्ट में जाके. लेकिन अकाउंट रिसीवेबल में कोई इस तरह के रिटर्न और फॉर्मल किस्म की कोई राइटिंग नहीं होती है, तो इसलिए आप वहाँ पर उसको प्रॉपर कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते. और आप अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ उन लोगों का ही बनाते हैं कि जो आपके वर्दी कस्टमर्स हों, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, जिनका पता है आपको कि यार इनसे मेरी डीलिंग्स हमेशा चलती रहती है, ये हमें पे करते रहते हैं, हमसे कलेक्ट करते रहते हैं, पे करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं. तो ये सारे का सारा सिस्टम उनका चलता रहता है, रूटीन मैटर्स होते हैं, उनके ऊपर जो सेलर है उसको एतमाद होता है, इसलिए वो उसको प्रॉपर इन राइटिंग में नहीं लेके आता. और उसकी अमाउंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है. जब अमाउंट उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो फिर आराम से वो जो सेलर है उसको वो एक क्रेडिट पे अपनी सर्विसेज भी दे देता है या अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल कर देता है. लेकिन नोट रिसीवेबल में आपके पास आपकी एक तो अमाउंट भी ज़्यादा होती है, प्लस आपके वो ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स नहीं होते, या ट्रस्ट वर्दी तो हों लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं. जब आप ज़्यादा जानते नहीं हैं तो फिर आप उनसे एक फॉर्मल राइटिंग लेते हैं कि आप हमें इस डेट को ये अमाउंट पे करेंगे, एंड दैट रिटर्न इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑथेंटिकेटेड बाय सम, मतलब गजेटेड ऑफिसर्स हो सकते हैं, या आपके
जैसे मैंने आपको बताया कि ओथ कमिश्नर्स जो लॉयर्स होते हैं आपके, या नोटरी पब्लिक लॉयर्स वगैरह आपके होते हैं, वो इनको अटेस्ट करके दे देते हैं, या इवन के वो बैंक से भी अटेस्ट करवा लेते हैं कि इसकी अमाउंट इस डेट को आनी है, तो हम आपको इसकी गारंटी दे रहे हैं कि ये अगर पे नहीं करेगा तो फिर हम आपको पे कर देंगे। तो एक प्रॉपर आपकी एक फॉर्मल राइटिंग होती है। Now this is difference between account receivable and notes receivable, and now we are talking about total receivables rather than specifying that this is your account receivable and this is your note receivable। हम इसको प्रॉपर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये आपका अकाउंट रिसीवेबल है और ये आपका नोट्स रिसीवेबल है। So often when a company issues its own credit card, it sells its receivables to other companies। यहाँ पर थोड़ा सा एक एम्बिग्युइटी आ सकती है। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग एंड द बायर इज़ कॉल्ड द फैक्टर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन इसकी दे रहा हूँ। जस्ट रीड अगेन, व्हेन अ कंपनी इशूज़ इट्स ओन क्रेडिट कार्ड्स इट सेल्स इट्स रिसीवेबल्स टू अदर कंपनीज। अब जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। मेरे पास बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक ने मुझे इशू किया। अब कहीं पे भी मैं जाके पे करूंगा तो फाइनली पेमेंट तो मैंने करनी है, लेकिन मेरी बिहाफ पे कौन पे कर रहा है? बैंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक मुझे ये एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप अगर कोई क्रेडिट पे चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर लें, हम आपको इमीडिएटली उसकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन आपने इस टाइम पीरियड के अंदर हमें पेमेंट करना होगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है किसी भी कस्टमर से, किसी भी सेलर से। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 की कोई चीज़ परचेज़ की है, तो मैं उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। अब मेरे पास उस क्रेडिट कार्ड में कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन बैंक ये फैसिलिटी दे रहा है कि भी ठीक है, हम आपकी बिहाफ पे पेमेंट उसको कर देंगे। तो वो मशीन में कार्ड को लगाते हैं और उसको उसका स्पेशल जो कोड होता है उसके थ्रू वेरीफाई कर लिया जाता है और पेमेंट हो जाती है। लेकिन मेरे पास तो पेमेंट नहीं थी, चीज़ मैंने ख़रीद ली है, मेरी बिहाफ पे कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। बैंक ने उसको इमीडिएटली पेमेंट कर दी। अब इसके दरमियान एक 40 डेज़ का एक ग्रेस पीरियड होता है जिसके अंदर मैंने उनको पेमेंट करनी होती है। बैंक मुझे बिल भेजेगा और बिल देने के बाद फिर दरमियान में टाइम देते हैं, वो 20 डेज़ का टाइम हो सकता है, वो 10 डेज़ का होता है टाइम। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी चीज़ परचेज़ की थी, फॉर एग्जांपल 3rd डेट ऑफ एनी मंथ, 3rd डेट ऑफ एनी मंथ, मेरे पास कैश नहीं थी, बैंक ने मेरी बिहाफ पे पेमेंट कर दी, ठीक है। अब उसकी जो ड्यू डेट होगी मेरे लिए वो 20th हो जाएगी, 20th को पेमेंट कर रहे हैं वो, 20th को मैंने उसकी पेमेंट करनी होगी। अब 20th तक मैं अगर उसकी पेमेंट कर देता हूँ नेक्स्ट मंथ की, मतलब ये उस डेट की नहीं है, ये नेक्स्ट मंथ की होगी 20th को, उसको अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ, मेरे पास नॉर्मली 38 to 40 डेज़ का ग्रेस पीरियड होगा, तो मैं अगर 20th तक पे कर देता हूँ तो बैंक मुझसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। मुझे क्यों दे रहा है वो? मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों इशू किया गया है? उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं बैकग्राउंड में, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड को इशू करवाते हैं तो आपका अगर सैलरीड पर्सन है, फॉर एग्जांपल आई एम एन एम्प्लॉई ऑफ वर्चुअल कैंपस कॉमसेट्स, तो मेरी सैलरी स्लिप बैंक पहले चेक करेगा ये फैसिलिटी देने के लिए। अब बैंक ने मेरी सैलरी स्लिप चेक की, उन्होंने कहा कि जी ये पेमेंट कर सकता है रूटीन में, ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जब वो पेमेंट कर सकता है, मैं सैलरी उनके लेवल तक कह रहा हूँ क्योंकि मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड होती है 50,000 की, तो वो कहते हैं कि मिनिमम इसकी 50,000 है, देन इट इज़ ओके, ये अपनी पेमेंट कर सकता है। फिर उसके मुताबिक वो मुझे एक क्रेडिट लिमिट देता है, एक क्रेडिट की वो लिमिट मुझे देता है कि आप इस हद तक पेमेंट कर सकते हैं, 1 लाख तक की या 50,000 तक की, जितनी भी होती है। बैंक्स अब बढ़ाते जा रहे हैं उस लिमिट को, उस हद तक वो मुझे लिमिट दे देता है, तो उस हद तक मैं उससे परचेज़ करूँगा चीज़ें। और फिर 40 डेज़ के अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखे 20th तक मैं अगर पेमेंट कर देता हूँ तो बैंक उससे कोई चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, ये पेमेंट कर देगा। इन केस अगर मैं पेमेंट नहीं करता, 20th से 21st होता है,
अगर ये 20th नहीं रहता, ये चली जाती है डेट 21st तक, देन बैंक मुझसे एक पेनल्टी चार्ज करेगा। वो डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। कोई पर डे के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, कोई कहते हैं कि एक वीक के अंदर अंदर इतनी अमाउंट आपने पे करनी है, या सम टाइम कुछ चार्ज कर रहे होते हैं इस तरीके से जो आपने जितना क्रेडिट लिया होता है उससे। वो आपने फॉर एग्जांपल 50,000 लिया है तो वो कहते हैं जी 2% इसको देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। अब आप देखें 2% के हिसाब से वो कितना बनता रहता है। तो बैंक ये क्यों इशू करता है, उसकी रीजंस होती हैं कि हमेशा जो कंप्लायंस होती है वो 50 या 60% तक रहती है। बाकी जो 30% या 40% जो होते हैं वो कंप्लायंस नहीं करते 20th तक। तो फिर वो कहते हैं कि यार इस डेट पर हमारे पास पेमेंट आ जाएगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 30th को पेमेंट आ जाएगी, हम 30th को कर देंगे। तो दरम्यान में जो 10 डेज़ की पेनल्टी होती है वो कहते हैं कि चलो यार एटलीस्ट ये फुलफिल हम कर देंगे, लेकिन ये हमारी ज़रूरत फ़िलहाल पूरी हो रही है। तो वो दरम्यान में उनके 3,000 4,000 रुपये जो ऊपर पेनल्टी लगी होती है वो बाद में वो 30th को पे कर देते हैं, लेकिन उनका मेन काम उस डेट के अंदर हो गया होता है जिस डेट पर उन्होंने बैंक से लिया। अब बैंक के लिए जो 2,000 या 3,000 उनका प्रॉफिट है। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता इसकी कि क्या होता है, कैसे काम करते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल आपके लिए काफ़ी है, इसको आप खुद भी रिपीट कर सकते हैं इस लेक्चर को। व्हेन अ कंपनी issues its own credit cards, it sells its receivables to other companies, then this is called factoring and the buyer is called factor। बायर है वो आपका फैक्टर कहलाएगा और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फैक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो आई एम अ फैक्टर। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को फैक्टरिंग बोला जाता है। So coming to the next slide, regardless of any care in granting credit, मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ सेल की है, मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की अपने कस्टमर्स को, जितनी मर्जी मैं केयर कर लूँ, इट डज हैपन कि लोग आपको पेमेंट नहीं करते, आपकी पेमेंट डिले कर देते हैं। उसकी कुछ रीजंस होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक रूटीन मैटर में रिसीवेबल्स बनाए, आप सेल कर रहे हैं, कैश आ रही है, सेल्स कर रहे हैं, कैश आ रही है। जिस तरह आपने वो अपनी एंट्रीज़ देखी थी, उन एंट्रीज़ में आपने चेक किया था कि आपके पास जो स्पेशल जर्नल्स बनाए थे उसमें आपने रिसीवेबल्स क्रिएट किए थे। आपके पास मुख्तलिफ आपके बायर्स थे जो आपसे सर्विसेज हायर कर रहे थे, तो आपने उनके रिसीवेबल्स बनाए। अब वो रिसीवेबल्स आपके अब सारे के सारे लोग पेमेंट नहीं करते, जितना मर्जी आप केयर कर लें, ये नॉर्मल रूटीन में आपका हो रहा है, आप ऐसे कर रहे होते हैं। ये हमेशा होता है इस तरीके से कि आप जब भी जो भी काम कर रहे हो, आप जब भी सेल्स कर रहे होते हैं तो आपके कुछ ना कुछ जो बायर्स होते हैं वो आपको पेमेंट नहीं कर पाते, जानबूझ के नहीं, कुछ ऐसे होता है कि उनकी कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि वो पे कर पाते नहीं हैं। जिस तरह हमारे पास इस वक्त एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, इसमें आप अगर देखें तो आपके जितने भी फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो बैंक से उन्होंने लोन लिया हुआ है। जब उनकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो वो सेल्स कैसे करेंगे? सेल्स नहीं करेंगे तो उनके पास कैश कैसे आएगी? तो वो फिर कैसे पेमेंट करेंगे? कुछ ये भी रीजंस होती हैं, कुछ और भी इसके अलावा रीजंस आपकी हो सकती हैं कि जिसमें आपका जो बायर है वो आपको पे नहीं कर पाता, ऑल्दो यू नो कि दिस पर्सन हैज़ अ वेरी क्रेडिट स्टैंडिंग, बहुत अच्छी इनकी कंडीशन है, लेकिन वो फिर भी पे नहीं कर पाता। कुछ ऐसी रीजंस बन जाती हैं। तो फिर देन द कलेक्शन प्रोसीजर यूज्ड, आप प्रॉपर एक प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। बैंक्स हैं, बैंक्स आपको लेटर्स भेजते हैं पहले, फिर उसके बाद आप पर एक डिफ़ॉल्ट का चार्ज लगा देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग अबाउट आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। देन नॉर्मली अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स विल नॉट बी कलेक्टेड। आपको किसी भी आपके बायर ने या जिसको आपने सर्विसेज परफॉर्म की थी, आपके डेटर ने, जिससे आपने जिससे रिसीव करनी थी कैश, उससे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रिसीव करने थे। अब वो डेट आई, उसने पे नहीं किया, आप उसको फ़ोन करते हैं, रिमाइंड करवाते हैं, वो कहता है कि ओके जस्ट गिव मी 2 days, आई विल पे यू द मनी। तो फिर जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो आप उसको सेकंड रिमाइंडर भेजते हैं। वो कहता है कि आई हैव ओनली 25,000 अमाउंट एट दिस स्टेज, सो शुड आई पे दिस 25,000? देन
गिव मी 10 more days, then I will give you the rest of amount. वो कहते हैं कि ओके, यू जस्ट गिव अस 25,000 एट दिस स्टेज, आपके पास कैश तो आए ना 25,000 की, बाकी 25,000 हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे। बजाय इसके कि आप सारे का सारा बाद में कलेक्ट करें, आप इस स्टेज पर उसे कहते हैं कि 25,000 अभी दे देना, 25,000 हम आपको 10 डेज में 10 डेज के अंदर अंदर आप पे कीजिएगा। अब वो आप उसे 25,000 की आपने कलेक्शन कर ली। देन व्हेन 10th days come out, you just remind him again. आप कहते हैं कि जी you have to pay this amount and the due date has already been come. आपकी ड्यू डेट आ चुकी है, आप उस पर पे करें। देन फिर आपका जो कस्टमर है, जो आपका रिसीवेबल था, वो कहता है कि मेरे पास इस वक्त 20,000 रुपया है, वो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको 25,000 नहीं दे सकता। आप उसे कहते हैं कि चले 20,000 तो देना मुझे। आपने फिर कलेक्शन की, पहले आपने कलेक्शन की 25,000 की, आपके पास 50,000 आपने उससे रिसीव करना था, आपने 25,000 रिसीव कर लिया, 25,000 की अमाउंट बाकी बच गई। देन अगेन 20,000 आपने उससे फिर रिसीव कर लिया, अब आपके पास 5,000 की अमाउंट बच गई है। अब वो कहता है कि यार मेरा बिजनेस ठीक नहीं है, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, ये 5,000 ये आप छोड़ दें मुझे। आप फिर इस 5,000 को लिखते हैं अनकलेक्टेबल। आपके पास ये अमाउंट अब अनकलेक्टेबल की होती है कि दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड फ्रॉम योर रिसीवेबल्स। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अब ये एक कस्टमर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सारे कस्टमर्स ऐसे नहीं होते, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम ही नहीं जाने देते। फिर दरमियान में कोर्ट केसेस आते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है। जो मैंने आपको बैंक की बात की है, बैंक से आप लोन लेते हैं, आप पे नहीं कर पाते, तो वो उनका एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर ये होता है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम आपको ये बताता है कि आपने पेमेंट करनी है इस डेट पर, आप नहीं कर पाते, उसके ऊपर वो पेनल्टी लगा देता है, उसमें इंटरेस्ट रेट उसका इंक्रीज होता रहता है। तो फिर एक डेट ऐसी आती है कि आप कहते हैं कि यार आई एम अनएबल टू पे एनीथिंग, तो आप उस जगह डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो आपके फिर वो सेंट्रलाइज सिस्टम में लिखा जाता है कि दिस पर्सन कैन नॉट पे एनीथिंग, दिस पर्सन हैज़ बिन डिफ़ॉल्ट। तो अब वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो वो किसी और बैंक से भी जाके लोन नहीं ले सकता। ये इसके इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अमाउंट आपकी फिर भी अनकलेक्टेबल रहती है जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं। कुछ लोग दे रहे होते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई होती है, कुछ लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं, कुछ लोगों की मतलब इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती कि वो पे नहीं कर पाते। सो दैट इज़ वाई वी क्रिएट अ सेपरेट अनकलेक्टेबल अमाउंट। दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स। ये वो अमाउंट होती है दैट कैन नॉट बी रिसीव्ड, यानी डेट्स आपके इस वक्त बैड हो चुके हैं जो आप कलेक्ट नहीं कर सकते। सो 2 methods of accounting for receivables that appear to be uncollectible are the allowance methods and the direct write off method। ये आपके पास 2 methods होते हैं जब आप ये जो uncollectible है, जिनको आप रिसीव नहीं कर पाते, उसमें आपके पास एक अलाउंस मेथड है और दूसरा आपके पास डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है। ये क्या क्या हैं ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज कि एक तो आपने किसी को क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल्स की है या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और आपने जब क्रेडिट क्रिएट किया, अब पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि रिगार्डलेस ऑफ एनी केयर अबाउट ग्रांटिंग क्रेडिट, देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट the person who has to pay the money to you is unable to pay, वो आपको नहीं पे कर पाता। तो फिर आपने उसके लिए एक स्पेशल अलाउंस बनाना होता है, एंड दैट अमाउंट विच कैन नॉट बी रिसीव्ड बिकम्स योर बैड डेट्स या डेट्स अनकलेक्टेबल या अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, जिनको आप नहीं कर पाते। आप देख लें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लें, ऐसे ही होता है कि कुछ लोग डिफ़ॉल्ट कर गए होते हैं, कुछ लोगों की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती, वो नहीं पे कर पाते, कुछ लोग छोड़ के एक जगह दूसरी जगह चले गए होते हैं, वो पे ही नहीं करते, कुछ इस तरह के कल्प्रिट्स भी होते हैं जो नहीं पे करते। तो ये एक पूरे बिजनेस का एक हिस्सा है
के अनकलेक्टेबल आपके पास अमाउंट्स रहती हैं जो आपके बैड डेट्स बन जाते हैं, और इन बैड डेट्स को आपका एक्सपीरियंस बताता है कि देयर आर टू मेथड्स इन विच यू ट्रीट दीज रिसीवेबल्स। आप उनको एस्टिमेट करते हैं कि अनकलेक्टेबल्स आपके होंगे तो कितने होंगे और कैसे उनको हमने ख़त्म करना है। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। आप उनको अपना एक्सपेंस कहते हैं जो आपके इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और इनकम स्टेटमेंट आपका क्या करता है, आपकी नेट प्रॉफिट को कम करता है, और नेट प्रॉफिट आपका फाइनली कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में। सो आपने ट्रीट कर दिया, एक चीज़ आपकी एसेट्स यानी अकाउंट रिसीवेबल में से कम हो रही है, और दूसरी आपकी आपके कैपिटल को भी कम कर रही होती है थ्रू या इनडायरेक्टली फ्रॉम द नेट इनकम। नाउ देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग अनकलेक्टेबल्स। वन इज अलाउंस मेथड। आप शुरू में ही एक प्रोविजन बना देते हैं, आपने शुरू में ही एक प्रोविजन क्रिएट कर लिए, एक रिजर्व अकाउंट बना लिया हुआ है कि जितने भी अनकलेक्टेबल्स होंगे वो इसमें से हम माइनस करते जाएंगे। ये शुरू में ही आपका एक अलाउंस बन जाता है, बजाय इसके कि जब एक्चुअली इनकर हो और आप उसमें से कहें। आप शुरू में ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतने अनकलेक्टेबल्स होंगे जिनको हम रिसीव नहीं कर सकेंगे। देन द डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड इसका बिल्कुल दूसरा कि जो ही वो इनकर्ड हुए कि ये अनकलेक्टेबल्स हैं तो उनको आपने राइट ऑफ कर दिया, आपने उनको कैंसिल कर दिया, आपने अपनी बुक्स में से उनको निकाल दिया, आपने उसको ट्रीट किया है एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस आपकी नेट इनकम पर इफेक्ट कर रहा है, और नेट इनकम आपकी इफेक्ट कर रही है कैपिटल के ऊपर। तो आपके पास ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस चलेगा। सो वी हैव टू मेथड्स फॉर अनकलेक्टेबल। वन इज एन अलाउंस मेथड, द अदर वन इज राइट ऑफ मेथड या डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। ये आपके पास दो मेथड्स होते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग अनकलेक्टेबल्स। एज आई टोल्ड यू कि आपके पास दो मेथड्स होते हैं अनकलेक्टेबल्स के लिए। एक आपके पास अलाउंस मेथड होता है और दूसरा आपके पास जो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है। ये आपने मेथड्स आगे अप्लाई करने हैं। ईदर यू कैन अप्लाई, आप दोनों नहीं अप्लाई करेंगे, ईदर यू अप्लाई अलाउंस और यू अप्लाई योर डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। ये दो आपके हो सकते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। सो देयर इज आल्सो अ टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन अनकलेक्टेबल्स। वो क्या होती है, आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में आप लिखते हैं 210 एंड N30। ये क्या चीज़ें हैं 210 एंड N30? You just think about it, what could be the meaning of 210 and N30? इसके ऊपर ज़रा सोचें, then I tell you कि what does it means, and that is normally used in the different business organizations। वो क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचें, then I start teaching about it कि what is 210 and N30। So 210 and N30, it means you have to pay the money. This is your time period. These are in days. 30 are also days. Normally it is said to your customers to appeal them to pay their money at earliest dates. You give them a credit, a discount, not a credit, it is a discount, that if you will pay us the money within 10 days, then we will give you a discount of 2%. Otherwise, if you are purchasing any product from us, then you have to pay at least the money in 30 days. Then there is no discount. N is a number of days, then that is you have to pay. So if for example somebody has to pay a money of 10,000 and he or she is giving you the payment within 10 days, then you will give him a discount of 2%. That would be the amount of, for example, if you give 2% discount, ultimately it would be a 200 rupees discount you are giving to him. ये आपका नॉर्मली एक अप्लाई होता है जस्ट टू अपील टू और क्रिएट इंटरेस्ट टू योर क्रेडिटर्स,
that they should give you the money to your debtors, that they should give you the money within your specified time. उनको थोड़ा सा आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा आप एक फेवर दे रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा आप अपील कर रहे होते हैं कि आपको वो पेमेंट कर दें. अब ये एक नॉर्मल रूल ऑफ थंब समझा जाता है कि आप 2% उसको डिस्काउंट दे देंगे अगर वो 10 डेज के अंदर अंदर पे कर देते हैं तो. लेकिन अब आपके कस्टमर्स पर डिपेंड करता है, आप इसको और इसकी कंडीशन बढ़ा सकते हैं. आप इसको फॉर एग्जांपल 3x5 भी कर सकते हैं, यानी इफ यू विल पे अस विद इन 5 डेज देन वी कैन गिव यू अ 3% डिस्काउंट. इसको और आप इंक्रीज कर सकते हैं. आप कहते हैं 1/20 कर लें. आप 1/20 मीन्स कि आप अगर 10 डेज में नहीं देते तो आप एटलीस्ट 20 डेज में तो दें हमें, फिर हम आपको लेकिन 1% डिस्काउंट देंगे. नॉर्मली आपकी बुक्स में आपको जो अमाउंट मिलेगी वो यही होगी 2% की, दैट यू हैव टू पे द मनी इन 10 डेज एंड वी विल गिव यू द डिस्काउंट 2%, क्योंकि ये आपके लिए डिस्काउंट जो है वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा, क्योंकि आपके रिसीवेबल्स को कम कर रहा है, आपके रेवेन्यू को कम कर रहा है. लेकिन आप फेवर ये दे रहे हैं कि आपके पास एटलीस्ट कैश तो अर्ली आ जाएगी ना. और तीसरा आपने बता दिया था N/30. आपने पेमेंट तो करनी है, हर हाल में पेमेंट करनी है विद इन 30 डेज. लेकिन अगर आप 30 डेज पर चले जाते हैं तो हम आपको फिर डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन पेमेंट आपको हर हाल में 30 डेज में करनी पड़ेगी. सो नॉर्मली इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज ए रूल ऑफ थंब कि you have a 210, that if you pay the money in 2 days 10 days then we will give you a discount of 2%. Otherwise you have to pay the money within 30 days, then we will not give you the discount. इसके दरमियान आप जितने मर्जी दरमियान में निकाल लें. जैसे मैंने आपको कहा है कि आप इसको कह सकते हैं कि if you pay the money in 5 days then we will give you a 3% discount, and if you pay the money in 20 days we will give you a discount of 1%. But if you do not apply any of these conditions, if you do not avail any of these conditions, then you have to pay the money within 30 days, but we will not give you any discount. तो ये थोड़ा सा उनको अपील करने के लिए किया जाता है. आप अपील करते हैं और फिर आपको वो आपके जो डेटर्स हैं वो आपको पे कर रहे होते हैं. So this is what normally the terminologies which are used. As I told you, नेचर आपको जब पता होगी तो आप उसके मुताबिक उसको कर सकते हैं. आपके पास मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट यू क्रिएट एन अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल. आपके पास एक टर्मिनोलॉजी ये यूज़ होती है. दूसरे मेथड में आप कह सकते हैं कि आपके पास ये जो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड था, राइट ऑफ कर रहे हैं, आपके पास ये कंडीशन भी यूज़ की जा सकती है. तीसरा हमने देखा है 210 और N30 ये लिख दिया जाता है कि आप 10 डेज़ के अंदर पे करेंगे तो 2% डिस्काउंट देंगे. लेकिन अगर नहीं करते 10 डेज़ के अंदर, फिर आपका बेशक 11th डे स्टार्ट होता है तो आपको डिस्काउंट हम नहीं देंगे. ये जब आपका रूटीन बिजनेस स्टार्ट होता है तो ये सारी चीज़ आप वहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर कंसिडर्ड when you are making when you are sanctioning loan, when you are giving your services to your customers on credit, or when you are selling your products on credit. So I am giving you a brief overview of estimating uncollectibles. इसको थोड़ा सा देख लें कि क्या यहाँ पर वैल्यूज यूज़ की गई हैं. यू हैव अ इनकम स्टेटमेंट, यू हैव अ बैलेंस शीट, आपकी एसेट साइड में कुछ लिखा हुआ है, आपकी ओनर्स इक्विटी में कुछ लिखा हुआ है और आपकी इनकम स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है. इसको ज़रा आप एक दफ़ा देख लें, देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट के हाउ वी एस्टिमेट अनकलेक्टेबल्स. आप एक मिनट देख लें इसको ज़रा, कैसे कैसे वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे.
Okay, now you are estimating your uncollectables based upon your sales. आपने कहा कि नॉर्मली हमें 3,000 रुपया अपनी टोटल सेल्स का कलेक्ट नहीं होता, रिसीवेबल्स का। आप जितने भी आपके रिसीवेबल्स होती हैं, आप इतनी सेल्स करते हैं, उसका 3,000 या आप परसेंटेज में कह सकते हैं या आप अमाउंट्स में बता सकते हैं कि इतना हमें रिसीव नहीं होगा। कुछ लोग छोड़ जाएंगे, वो जगह से ही माइग्रेट कर जाएंगे तो हमें पे नहीं करेंगे, कल्प्रिट्स वगैरह जो होंगे, अदरवाइज वो अपने अकाउंट सेटल करके जाएं। कुछ बैंकरप्ट्स हो जाएंगे, नहीं पे कर सकते। कुछ लोगों की कंडीशंस ठीक नहीं होंगी, वो कहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें, हम नहीं दे सकते अभी फ़िलहाल। बट इट इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन योर टाइम पीरियड, कि आपका ये टाइम पीरियड आपको बताता है कि आपने कब पेमेंट करनी है। अब जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इतने ही अनकलेक्टेबल्स आपके बढ़ते जाएंगे। आपकी जो परसेंटेज है कलेक्टेबल्स की वो कम होती जाएगी, जो रेशियो है आपकी कलेक्टेबल्स की वो कम होती जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर वो कहता है कि दैट इज़ योर ट्रांजैक्शन डेट, डेट इज़ योर December 31st। नेट इफेक्ट क्या होगा? आपके ये रिसीवेबल्स थे 3,000 विच इज़ नॉट नाउ अनकलेक्टेबल, क्योंकि डेट आपकी 31st है, December 31st आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो आपने कहा कि यार ये हमें पे नहीं करेंगे, ये 3,000 जिनसे हमने रिसीव करना था अब ये हमें पे नहीं कर रहे, बाकियों ने पे कर दिए, ये नहीं पे कर रहे, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देंगे। या आपका यहाँ पे डायरेक्ट ही आपने इसको माइनस कर दिया, आपके पास यहाँ पर 0 अब रिसीवेबल होगा, क्योंकि आपके पास ऑल फॉर डेट अकाउंट्स 3,000 थे, क्योंकि आपका साल ख़त्म हो गया, जिन्होंने पे करना था वो कर दिया उन्होंने पे आपको, आपने उनसे ऑलरेडी कहा हुआ था ये सब कुछ, दैट इज़ ऑलरेडी बिन डन। नाउ यूर कलेक्टेबल इज़ 3,000 विच इज़ नाउ अनकलेक्टेबल। अब वो आप कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि जिन्होंने देना था वो दे दिया। इसका इफेक्ट क्या होगा? वो इफेक्ट आपका इनडायरेक्टली आएगा, इनडायरेक्टली थ्रू योर इनकम स्टेटमेंट। So that would be considered as your expense, uncollectible expense. वो आपके एसेट्स को कम कर रहे और एक्सपेंस को इंक्रीज कर रहे। नहीं रिसीव कर रहे तो आपका रिसीवेबल कम हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हुआ? या तो कैश मिलती है आपको, कैश नहीं मिल रही तो फिर कौन सा अकाउंट है? तो वो आपका अनकलेक्टेबल का अकाउंट्स है। इसकी जर्नल एंट्री आप करके देख सकते हैं कि कैसे इसकी जर्नल एंट्री होगी। Should I give this journal entry in the back page? आपने अकाउंट्स रिसीवेबल इसको तो क्रेडिट कर दिया 3,000 के साथ, ये आपका क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट क्या किया? या तो आप कैश रिसीव करते हैं तब डेबिट होता है, अब कैश तो रिसीव कर नहीं रहे, तो फिर आप यहाँ पर आपका जो अनकलेक्टेबल आपके पास ये डेबिट हो जाएगा 3,000 से। आपने ये जर्नल एंट्री अपनी कंप्लीट कर दी है। सो अब ये आपका क्योंकि एक्सपेंस है, अनकलेक्टेबल इज योर एक्सपेंस, आप रिसीव ही नहीं कर रही, तो आपका ये एक्सपेंस बन गया हुआ है। तो आपका ये एक्सपेंस दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, आप वहां पर मेंशन कर रहे हैं इसको, आपने वहां पे इसको लिख दिया। सो व्हाट वी हैव डन इन आवर इनकम स्टेटमेंट, आपके पास वही रूटीन जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, आपके पास सर्विसेज रेवेन्यू, then minus all of your expenses, and in all of your expenses you have also another account which is called is uncollectible expense, वो भी आप उसको ऐड करेंगे और वो आपके नेट इनकम को कम करेगा। अब यही 3,000 आपका नेट इनकम को कम कर रहा है, जहां पर फॉर एग्जांपल आपने रेवेन्यू किया था 10,000 का, 3,000 इसमें से आपके पास ये अनकलेक्टेबल हो गया, बाकी 5,000 के आपके और एक्सपेंसेस भी थे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं एक्सपेंसेस की, तो आपके 2,000 के वो थे, टोटल अब आपका कितना नेट इनकम आ रही है 5,000। और अगर आपके ये अनकलेक्टेबल ना होते तो फिर आपको कितनी इनकम होनी थी? 7,000। वो आपकी 7,000 कहाँ जानी थी? आपकी रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट बनना था, एंड रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल। अब कितनी अमाउंट जा रही है आपकी? 5,000। अगर ये अनकलेक्टेबल ना होते तो कितनी अमाउंट जाती है आपकी? फिर आपकी डेफिनेटली 8,000 अमाउंट जानी थी।
तो आपने 3000 यहाँ पे कम लिखा है, तो इसका अंडरस्टूड इफेक्ट आ रहा है कि आपके एक्सपेंस का इफेक्ट एसेट साइड पे और आपके दूसरा इफेक्ट उसका कैपिटल साइड पे हुआ है। तो ये इफेक्ट होता है आपके अनकलेक्टेबल्स का। एंड यू एस्टिमेट बेस्ड अपॉन योर सेल्स, आप अपनी सेल्स की बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि इसका कितना एक एक्सपेंस हो रहा है और कितनी अमाउंट बनती है। सो एस्टिमेटिंग अनकलेक्टेबल्स, एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स। एक तो आप सेल्स की बेस पर करते हैं एस्टिमेट, दूसरा आप करते हैं उसके टाइम पीरियड की बेस पे, उसकी एज की बेस पे। जैसे मैंने आपको शुरू के स्लाइड में बताया था कि जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा किसी भी कलेक्टेबल्स का, उतना ही उसके चांसेस कलेक्ट होने के कम होंगे। चाहे जिसने पे करना वो पे कर देगा, जिसने नहीं पे करना वो नहीं पे करेगा, वो उसको प्रोलॉन्ग ही करता जाएगा। अब हो सकता है वो आपको पार्शली अमाउंट पे कर दे, सारी अमाउंट आपको पे ना करे। देन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग हाउ लॉन्ग अ रिसीवेबल हैज बीन आउटस्टैंडिंग एंड अटैचिंग अ परसेंटेज टू दैट टाइम पीरियड is referred to as aging the receivables. I should repeat this paragraph. The process of determining how long a receivable has been outstanding, कितने अरसे से आपका वो रिसीवेबल है, कितना टाइम उसको गुजर चुका है कि वो आपका रिसीवेबल है, और उसके साथ आप एक परसेंटेज लगाते रहते हैं। 2% है, 3% है, 4% है। आपका आउटस्टैंडिंग 1 से 30 दिनों का है, तो इसमें आपके पास चांसेस फिर भी ज़्यादा है कलेक्ट करने के लिए। इफ़ योर टाइम पीरियड इंक्रीजेज फ्रॉम 30 days to 60 days, देन इट हैज़ अ लेस टाइम टू कलेक्ट। तीसरा, आपके पास अगर 90 days से आपके 120 days हो जाते हैं कलेक्शन के, बट दैट अमाउंट हैज़ टू बी कलेक्टेड विद इन 30 days, अब उससे आपने 3 महीने एक्स्ट्रा कर दिए, तो फिर उसके चांसेस बढ़ते रहते हैं अनकलेक्ट होने के। चांसेस आपके कम होते हैं कि आप उसको कलेक्ट कर लें। वो या तो आपको पार्शियल पेमेंट करेगा या आपको पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर आपको शो कर रहा है आपके डेटर का कि वी आर नॉट गोइंग टू पे यू दिस अमाउंट। सो द लॉन्गर एन अकाउंट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, द लेस लाइक द रिसीवेबल्स विल बी कलेक्टेड। यही आपको मैं बात बता रहा हूँ कि जितना टाइम उसका बढ़ता जाएगा उतने ही उसके कलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। जितना टाइम पीरियड कम होगा इतने ही चांसेस आपके ज़्यादा होते जाएंगे। मैंने आपको बताया कि यही टाइम है आपका, कि आपने कहा कि यू हैव टू पे मनी इन 30 days, अब वो 30 days पे उसने पे नहीं किया। देन द टाइम पीरियड इज 60 days, उसने पार्शियल पेमेंट कर दी है। फिर यही टाइम आपका 90 days पे चला गया, तो उसने कहा कि मैं नहीं पे कर सकता, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ आपको। रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, उसके माली हालात ठीक नहीं है, उसकी बिजनेस की पोजीशन ठीक नहीं जा रही, बैंकरप्ट हो गया हुआ है, उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्राइसिस है, कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, तो वो आपको पे नहीं कर पा रहा। सो द लॉन्गर इज द पीरियड, द लेस लाइकली चांसेस आर टू कलेक्ट द मनी। जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपके आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स का, इतने ही उनके कलेक्ट होने के चांसेस कम है। जितना टाइम पीरियड कम होगा इतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके कलेक्ट होने के। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट्स हैं जो आपने कलेक्ट करनी है। अब थोड़ा सा इसको देखें, इस पूरी स्लाइड को उसके टाइम पीरियड के हिसाब से कि किस टाइम में आपने कितना कितना पीरियड कलेक्ट करना है। देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट कि व्हाट दे हैव मेंशन्ड। आपके पास डिफरेंट अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, और आपने कैसे कैसे उनसे अमाउंट कलेक्ट करनी है। So look at on the slides, you will see that first column is your receivables. These are your customers. For them you have made your subsidiary ledgers. स्पेशल जर्नल बनाया आपने, ज़ाहिर इनको आपने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, अब सब्सिडी लेजर बनाया आपने, और अब यहाँ पर उनके बैलेंसेस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अशबाई एंड कंपनी, यू हैव टू कलेक्ट द मनी
150 रुपीज़ एट दिस स्टेज। अब आपने आज तक उनसे 150 रुपीज़ कलेक्ट करने। टी बी एंड बार, इससे आपने 610 रुपीज़ कलेक्ट करने। ब्रॉक कंपनी, इसका बैलेंस इस वक्त आपके पास 470 रुपीज़ का है। इसके अलावा आपके और भी बेहिसाब कस्टमर्स हैं, चलते आ रहे हैं कस्टमर्स, चलते आ रहे हैं आपके कस्टमर्स, और भी कस्टमर्स हैं। यहाँ पर सिंपल आपको एक एग्जांपल मैंने दी है। और बैलेंसेस में आपके पास अब टोटल जो रिसीवेबल है दैट इज़ 86,300। ये आपने मुख्तलिफ कस्टमर्स, आपके 10 कस्टमर्स 20 कस्टमर्स थे, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको सिर्फ 4 कस्टमर्स की बताई है कि ये 4 कस्टमर्स थे, लेकिन आपके पास टोटल 20-25 कस्टमर्स थे और उनको आपने टोटल किया तो टोटल अमाउंट आपकी 86,300 बनती थी जो आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट करना था। अब नेक्स्ट कॉलम में आपको बताया गया नॉट पास्ट ड्यू, ये आपके फौरन ही रिसीव होने वाली अमाउंट्स हैं। आपकी उन फौरन ही रिसीव होने वाली अमाउंट में आपकी, फॉर एग्जांपल आपने आज ही सेल की है और आज ही कलेक्ट होनी है वो अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की हैं सुबह और शाम तक वो कहता है कि आपको मैं पेमेंट कर दूंगा। सो देयर इज नो टाइम पीरियड। टुडे ही हैज परचेज्ड प्रोडक्ट्स और हायर्ड योर सर्विसेज एंड ही और शी हैज प्रॉमिस्ड टू पे यू इन द इवनिंग। शाम को वो आपको पेमेंट कर देगा। सो दैट इज नॉट इवन ड्यू, वी विल नॉट कंसिडर्ड एज अ ड्यू अमाउंट। तो वो आपकी 470 रुपीज़ है दैट ही विल पे टुडे। दैट इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कल परसों तक भी बात नहीं है, वो आज ही की बात है। सो आपके पास और भी अकाउंट्स मौजूद थे जो आपकी नॉट पास्ट ड्यू, मतलब आज ही आपने 75,000 कलेक्ट कर लेने हैं। टोटल बैलेंसेस आपके 86,300 के थे, उसमें से आज ही आपकी कलेक्ट होने वाली अमाउंट है 75,000। यहाँ तक तो आपको आई होप के क्लियर है बात कि आपके पास मुख्तलिफ कस्टमर्स थे। आपके पास एशबाई एंड कंपनी है, टीबी एंड बार है, ब्रॉक कंपनी है, आपके पास जिमर कंपनी है और पत्नी कितनी कंपनीज थी। उन सब से आपने कलेक्ट करनी थी अमाउंट टोटल 86,300, और आज की डेट में जो रिसीव होने वाली अमाउंट्स हैं दैट इज 75,000। बाकी की जो अमाउंट्स हैं वो आपकी टाइम पीरियड के हिसाब से रिसीवेबल्स हैं, आपकी जिन्होंने पे करना था। अब एक को टाइम पीरियड हो गया है 1 से 30 दिनों का, कि इसने 1 से 30 दिन, मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं आपके, कस्टमर्स इसके दरमियान चल रहे हैं जिन्होंने पे नहीं किया 1 से 30 दिनों के अंदर, उनकी टोटल अमाउंट 4,000 की बनती है। कि फॉर एग्जांपल आज जिन्होंने पे करना था वो सारे के सारे आज मुझे पे कर देंगे और वो अमाउंट है 75,000 की, लेकिन आज जिन्होंने पे नहीं किया, जिनको आज करना चाहिए था, उनमें कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो 1 से 30 डेज़ वाले, मैंने उनकी कैटेगरी बना दी है टाइम पीरियड के हिसाब से कि 1 से 30 दिनों में जिन्होंने पे करना है, उसकी जो मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं उनके टोटल बैलेंसेस 4,000 के, उन्होंने मुझे पे करना है। ये टाइम पीरियड आपको बता रहा है। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने पे करना है, हमें पे करना था और उनका टाइम पीरियड गुजर चुका है, और वो टाइम पीरियड कितना गुजर चुका है, 31 से 60 दिन गुजर चुके हैं। यानी 31 से 60 दिन हमारे गुजर चुके हैं और उन्होंने पे नहीं किया। आज उन्होंने हमें पे करना था, वादा हमारा आज का था, लेकिन उस टाइम पीरियड को गुजरे हुए कितना टाइम पीरियड हो चुका है, 31 से 60 दिन हो चुके हैं, उन्होंने हमें पे नहीं किया। और उनकी मुख्तलिफ तादाद थी और वो टोटल मिला के 3,100 हमने रिसीव करना है, जिन्होंने हमें पे करना था उसी दिन, लेकिन उस दिन को गुजरे हुए, जिस दिन उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, गुजरे हुए 31 से 60 दिन हो चुके हैं। हम पता नहीं कितने रिमाइंडर्स करवा चुके हैं, लेकिन उस बात को गुजरे हुए भी जब उन्होंने पे करना था 31 से 60 दिन गुजर चुके, उन्होंने हमें पे नहीं किया। ऐसे मुख्तलिफ कस्टमर्स थे। अब दरमियान में कुछ 32 दिनों वाले भी हो चुके हैं, कुछ 30 दिनों वाले भी हो चुके हैं, कुछ नॉट 30 डेज, उसमें 40 दिनों वाले भी हैं, कुछ 50 दिनों वाले भी हैं, कुछ 55 दिनों वाले भी हैं। सो हमने दरमियान में वो टाइम पीरियड इकट्ठा कर दिए कि 31 दिनों से 60 दिन तक जिन्होंने हमें अभी तक पे नहीं किया, जिन्होंने पे करना था, वो उन्होंने टोटल अमाउंट हमें पे नहीं की 3100 की, 3,100 तक की। फिर उसके बाद उससे और पुराने जो लोग हैं कि जिन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था देने का, लेकिन वो प्रॉमिस को होए हुए भी 61 से 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें पे नहीं किया। मुख्तलिफ कस्टमर्स थे दरमियान में, और वो अमाउंट आपकी जो रिसीवेबल्स थी 1,900 अमाउंट,
इसको डॉलर्स कह लें, रुपीज़ कह लें, जिस तरह का भी आपका बिजनेस है। तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि आज हम पे कर देंगे 1900। उस प्रॉमिस को भी किए हुए उनके 61 से 90 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें दरमियान में पेमेंट नहीं की है। अब दरमियान में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनको किए हुए 62 दिन हो गए हैं, 65 दिन हो गए हैं, 70 दिन हो गए, 80 दिन हो गए, या 90 दिन गुजर चुके हैं उनके, कि उनका टाइम पीरियड अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद 91 से 180 डेज के ऐसे कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने हमें कहा था कि प्रॉमिस किया था हम आज आपको दे देंगे, और उस प्रॉमिस को किए हुए भी 91 से 180 दिन गुजर चुके हैं, यानी 3 महीने से ऊपर और 6 महीने तक का टाइम पीरियड हो चुका है। यानी 3 महीने से 6 महीने तक का टाइम पीरियड हो चुका है। उन्होंने कहा था कि आज हम आपको दे देंगे, लेकिन उनका आज का प्रॉमिस किया हुआ वो गुजर चुका है, उसको 3 से 6 माह हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की। वो मुख्तलिफ कस्टमर से आपके, और उनसे आपने टोटल कितना कलेक्ट करना था, 1200। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आज आपको पेमेंट कर देंगे, और उनके प्रॉमिस किए हुए दिन को भी तकरीबन कोई 6 माह से 1 साल गुजर चुका है। उसमें आपके 7 माह वाले भी हैं, कुछ 8 माह वाले भी हैं, कुछ 9 माह वाले भी, 10 माह वाले भी, और 12 महीनों वाले भी। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं उन्होंने कहा था कि आज हमको दे देंगे, वो आज का किया हुआ वादा भी उनका, उसको गुजरे हुए 6 माह से 12 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की। फिर फाइनली आपने टाइम पीरियड एलोकेट किया कि कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने कहा था कि हम आपको पेमेंट आज कर देंगे, लेकिन उनका आज का किया हुआ प्रॉमिस किए हुए भी 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की। हमने पता नहीं कितने उनको रिमाइंडर्स करवाए, कोई उन्होंने पेमेंट नहीं की, और उस टाइम पीरियड को गुजरे हुए भी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, और उनसे आपने अमाउंट कितनी कलेक्ट करनी है, 300 रुपीज़। उनमें से एक आपका कौन है, जिमर कंपनी। क्या आपने जिमर कंपनी ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको पेमेंट कर देंगे आज, लेकिन उनका आज का प्रॉमिस किए हुए अरसा भी कितना हो गया, 6 माह से 1 साल गुजर चुका है, सॉरी 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की। फिर इसी तरह वापस आऊँगा मैं आपके पास, ये BT एंड बार, इसने आपसे कोई चीज़ परचेज़ की थी और उसने प्रॉमिस किया था कि हम आपको पेमेंट कर देंगे आज, लेकिन उसका प्रॉमिस किए हुए भी 6 माह से 1 साल हो चुका है, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की। और इसी तरह आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स थे, उनमें से ये अगेन BT बार वाला था, किसने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन इसके प्रॉमिस किए हुए भी 3 माह से 6 माह हो चुके हैं, लेकिन इसने पेमेंट नहीं की अभी तक। सो यू हैव डिवाइडेड योर टाइम पीरियड कलेक्टेबल्स। अब आपको ये होगा कि जितना जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता गया है, इतने ही उसके कलेक्टेबल होने के चांसेस भी कम हैं। आपके, मैंने बताया कि शुरू में टोटल कस्टमर्स को 20 या 25 थे, और उनसे आपने रिसीवेबल्स लेने थे 86,300 के। उनमें से जो उनका प्रॉमिस है कि आज हम आपको दे देंगे, तो वो फिर उनमें से 75,000 रुपीज़ थी जो आज आपको रिसीव हो जाएंगे, जिनको आप टाइम पीरियड में नहीं लेके आ रहे, क्योंकि आज आपको रिसीव हो जाएंगे। लेकिन बाकी की अमाउंट कितनी बनती है आपकी, ऑलमोस्ट ये बनेगी आपकी टोटल, आप कलेक्ट करके देख सकते हैं 86,300 टोटल बैलेंस था आपका, और कलेक्टेबल आपका 75,000 है, तो आपकी 11,300 ऐसी अमाउंट थी, 11,300 ऐसी अमाउंट थी जो आपने रिसीव करनी है। वो कब रिसीव करनी है आपने, 4,000 उसमें से एक है जिसने आपसे प्रॉमिस किया कि 1 to 30 डेज, फिर आपके ऑनवर्ड इसी तरह आपके 1 महीना से 2 महीने, फिर 3 महीने से 2 महीने से आपके 3 महीने हैं, फिर 3 महीने से आपके 6 महीने, 6 महीने से 1 साल, और 1 साल से ऊपर का टाइम पीरियड गुजर चुका है, और उन्होंने आपको पेमेंट नहीं की। एंड देन वी आर सेइंग दैट longer the time period is, the lesser are the chances to collect the money। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होता जाएगा, इतने ही उसके चांसेस कम होंगे कलेक्ट करने के। तो फिर आपने एक स्पेशल परसेंटेज बनाई होती है कि हमारे इतने परसेंटेज कलेक्ट नहीं होगी, इतनी परसेंटेज कलेक्ट नहीं होगी। वो कैसे होगा, दैट विल टेल यू योर एक्सपीरियंस। आपका तजुर्बा आपको बताएगा कि ये अमाउंट आपकी रिसीव नहीं हो सकती, ये अमाउंट आपकी कलेक्ट नहीं हो सकती।
So this is a percentage that you have made from your experience कि ये जो 15,000 75,000 है इसमें से 2% लोग आपको पेमेंट नहीं करेंगे। फिर ये जो 4,000 है इसमें चांसेस ये हैं कि इसमें से 5% आपको रिसीव नहीं होगी अमाउंट। 4,000 में से आपको 5% कितनी बनती है आपकी, आप चेक कर सकते हैं। 4,000 का 5% लें तो ऑलमोस्ट आपको 200 रुपीज़ 200 बनते हैं थे, वो आपको कलेक्ट नहीं होगी। फिर 3,100 आपकी अमाउंट है दिस वन, इसमें से चांसेस ये हैं कि 10% आपको रिसीव नहीं होंगे। ये आपके टोटल कलेक्टेबल्स आपको बता रहे हैं कि दीज आर योर कलेक्टेबल्स जो आपने कलेक्ट करने हैं अपने कस्टमर से, लेकिन आपने परसेंटेज साथ लगा दी है कि इसमें से इतने % आपको रिसीव नहीं होंगे। हमारा ये एक्सपीरियंस हमें बताता है, ये पहले से ही आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट करते हैं इसमें से ऊपर नीचे अगर हो जाता है, ताकि आपको एक इकट्ठा शौक ना लगे कि अमाउंट ये रिसीव नहीं हो रही। आपने अपनी बुक्स में मेंशन करना होता है इसको अलग से। ओके, नाउ आपके पास एक 61 से 90 डेज़ की रिसीवेबल था 1,900 का, तो उसमें से चांसेस ये हैं कि आपको 20% कलेक्ट नहीं होगा, यानी 380 रुपीज़ आपको कलेक्ट नहीं होंगे इसमें से। देन आपके पास एक और रिसीवेबल था 91 डेज से 180 डेज तक का, उसमें 1,200 रुपीज़ आपने रिसीव करनी थी अपने कस्टमर से, कलेक्ट करने थे, और आपको चांसेस ये हैं कि इसमें से 30% हमें नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं दौड़ जाएंगे, नहीं देंगे आपको, इनकार कर देंगे। ये समटाइम ये भी हो सकता है कि मैंने तो आपको पे कर दिए थे, दोबारा हम आपको कैसे पेमेंट करें, एक्सक्यूजेज बना लेंगे। आप ओमिट कर सकते हैं या वो ओमिट कर सकता है, वो भूल सकता है, वो कहेगा कि मैंने तो आपको दिए थे, कोई और पेमेंट की होगी, और आपको इनकार कर देगा कि यार नहीं मैं नहीं दे सकता आपको ये अमाउंट। ये भी तो रीज़न हो सकती है, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। जितना टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है इतना ही वो कस्टमर आपका भूलता भी जाएगा, उनकी बुक्स भी पुरानी होती जाएंगी, रिकॉर्ड भी एब्सोल्यूट ख़राब होता जाएगा। तो इसलिए जितना भी टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इतनी ही कलेक्शन के चांसेस भी कम होते जाएंगे। सो आपने जो 180 डेज से 360 डेज यानी 6 माह से 1 साल के अंदर आपने अमाउंट रिसीव करनी थी किसी से 800 रुपीज़, उसमें से 50% आपको रिसीव नहीं होगा। ये आपका एक एस्टीमेट है। देन आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक और रिसीवेबल था, कोई ऐसा कल्प्रिट भी था आपका रिसीवेबल वाला कि जिसने आपको 300 देने थे। आपने कहा कि मुझे 80% चांस लगते हैं कि ये मुझे नहीं देगा, इसमें से मुझे 80% नई अमाउंट मिलेगी। सो दीज आर योर एस्टिमेशंस दैट यू आर मेकिंग बेस्ड अपॉन द एजिंग ऑफ योर रिसीवेबल्स, कि जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इतने ही कलेक्शन के चांसेस भी कम होते जाएंगे, और मैंने मुख्तलिफ रीजंस भी आपको बता दिए हैं। सो अनकलेक्टेबल परसेंटेजेस आर बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्री एवरेजेस, कि आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसमें नॉर्मली चांसेस ये होते हैं। इसी तरह बैंक एग्जाम्पल ले ले, बैंक जब लोन देता है कस्टमर्स को तो साथ अनकलेक्टेबल की परसेंटेज भी लगाता है। बैंक का तो काम ही ये है कि लोन देता है, वो लोगों को, कस्टमर्स को लोन दे रहा होता है, तो उसके पास फिर ये अनकलेक्टेबल के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, कुछ दौड़ जाते हैं, और हमारे पास सिस्टम आपको पता ही है कि कर्ज लेके फिर आप भूल ही जाते हैं। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज़्यादा ज़्यादा बड़े डिफ़ॉल्टर्स होते हैं। वो पहला एक डिफ़ॉल्ट करता है, फिर दूसरा डिफ़ॉल्ट करता है, फिर तीसरा डिफ़ॉल्ट करता है। सो जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाता है उतने ही चांसेस कलेक्शन के कम होते जाते हैं, और आप उसको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे प्लस आप इंडस्ट्री एवरेजेस देखें उसकी बेस पे आप परसेंटेज ये लगाते हैं। सो पहला आपके पास 2% है, 5%, 10%, 20%, 30%, 50% और 80% आपने यहाँ पर अपने परसेंटेज लगाई एलोकेशन की। फिर आप इसके बाद इनकी अमाउंट्स को एलोकेट करेंगे कि वो कौन कौन सी अमाउंट बनती है आपकी। आपने कहा कि 75,000 में से 2% आपको कलेक्ट नहीं होगा। दिस इज़ आवर एस्टिमेशन। आपकी डेट आ रही है 31 दिसंबर, आप ये काम कंप्लीट कर रहे हैं अपना। आप चेक करें कि हम कितना इसमें से एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। तो आपने कहा कि जो ड्यू नहीं है आज हमें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हमें चांसेस ये हैं कि इसमें से 2% हमें लोग नहीं देंगे। तो आपने 75,000 का 2% लिया, तो दैट इज़ योर 1,500। ये आपको कलेक्ट नहीं होगी अमाउंट। देन आपने 4,000 का 5% लिया, तो आपकी 200 अमाउंट बनती है। सो यू आर थिंकिंग दैट आउट ऑफ 4,000 we will not be able to receive
200 रुपीज़, हमें ये नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे हमें नहीं देंगे। फिर आपने 3100 का 10% लिया तो आपके पास 310 रुपीज़, दैट विल नॉट बी कलेक्टेबल। रीजंस आपको पता है। यही सेम आप हर एक की कलेक्शन करेंगे तो आपके पास जब इन सब को आप टोटल करेंगे तो अमाउंट वुड बी 3390। इसमें से 3390 ये आपके लिए अनकलेक्टेबल है। आपने ये पहले से ही प्रोविजन बना ली है, आपने इसको पहले से ही एक्सपेंस बना लिया है कि आपको ये अमाउंट रिसीव नहीं होने लगी। और ये आपने कैसे बनाया है? आपने उसकी एवरेज कैलकुलेट की है। एवरेज की बेस पर आपने उसकी ये अमाउंट कैलकुलेट की है कि एजिंग क्या बनती है, एज के हिसाब से कि जितनी एज बढ़ती जाएगी कलेक्टेबल्स की इतना ही आपके पास चांसेस कम है उसके कलेक्ट होने के। सो आई होप नाउ कि दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर यू एंड यू हैव मेड योर परसेंटेजेस बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस है, आपको बताता है कि हमें इस टाइम पीरियड वाले इतनी अमाउंट रिसीव नहीं होती, आपने वो परसेंटेज बनाई है। और फिर आपने इंडस्ट्री एवरेजेस भी देखेंगे, नॉर्मली इस इंडस्ट्री में क्या रूटीन है कि इतना पुराना हो तो उसमें से कितने चांसेस होते हैं कलेक्ट होने के, इतना % हो तो कितने चांसेस होते हैं कलेक्ट होने के। सो आई विल गिव यू 2 डिफरेंट सिनेरियोज कि जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कैसे इसको ट्रीट किया हुआ है। सो ये अमाउंट आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। इसमें अमाउंट आपकी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। ये सारा सारा हमारा एक इलस्ट्रेशन का डाटा है, फैक्चुअल डाटा नहीं है। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल की बेस पर आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। अमाउंट नेक्स्ट स्लाइड्स में डिफरेंट भी हो सकती हैं, पिछली स्लाइड्स में भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हमें मेथड समझ आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये अमाउंट थी, अगेन आई एम टेलिंग यू अनदर बैलेंस शीट। आपके पास जो अमाउंट थी जो आपने कलेक्ट करनी थी, ये आपने एस्टीमेट लगाया, एस्टिमेशन बेस्ड ऑन योर एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स, ऑल डेट्स एंड दिस इज योर अनकलेक्टेबल 2880। दिस इज योर अनकलेक्टेबल अमाउंट। और उसकी जो रूटीन है वो सारी की सारी आपकी एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगी, दैट विल गो इन योर एक्सपेंसेस ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट एंड योर नेट इफेक्ट विल गो इन योर स्टेक होल्डर्स इक्विटी या कॉमन इक्विटी। क्योंकि आपके नेट इनकम को कम कर रही है, नेट इनकम कम होगी तो आपकी कम ही आपके कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी, ज़्यादा होगी तो आपके वो ज़्यादा में जाएगी। यही चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ अपनी पिछली स्लाइड्स में कि आपकी ये अमाउंट कैसे आपने इसको ट्रीट करना है। लेट्स स्टार्ट another thing. Notice that when there is an estimation is based on account receivable, the calculated amount is desired ending balance in the allowance balance. आपने देखा ये है कि आपने कहा कि हमें 3380 रुपीज़, दैट was your example, आपको 3390 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, आपको मिले कितने नहीं, 2880 रुपीज़। आपने कितना एस्टीमेट लगाया था अपना, 3390 रुपीज़, ये आपका एस्टीमेशन था। लेकिन आपको रिसीव कितने ही नहीं हो रहे, 2880 रुपीज़। तो दैट इज़ योर डिज़ायरेबल। आपने अनकलेक्टेबल्स जो आपके हैं वो आपकी एस्टिमेशन से कम रहे हैं, आपने रिसीव ज़्यादा कर लिए, दैट वाज द रीज़न। आपका एक्चुअल आपने कितना एस्टीमेट लगाया, 3390, लेकिन अनकलेक्टेबल आपके लिए एक्चुअल में कितने रहे, वो थे आपके 2880 रुपीज़। तो दैट इज़ योर डिज़ायरेबल अमाउंट। कि आपने अब फ़र्क देख लें इसका कि आपको कलेक्ट कितना हो गया, यानी आपने 510 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए। एक्चुअल में आपने कहा था कि हमें कितना नहीं रिसीव होगा, 3390 रुपीज़, लेकिन आपको आपके अनकलेक्टेबल रहे कितने, आपके उस डिज़ायर्ड लिमिट से कम रहे, जो आपने लिमिट बनाई थी उससे कम रहे अनकलेक्टेबल्स। तो आपने कलेक्ट ज़्यादा कर ली, आपके पास 510 रुपये ज़्यादा आ गए। तो यही आपके लिए फेवरेबल है, इसलिए यहाँ पर वो अमाउंट लिखी गई है कि आपने कितना आपके बैड डेट से रहे, अनकलेक्टेबल कितने रहे, 2880, 510 रुपये आपने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए। सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। एक और आपके पास सिनेरियो है, ये तो आपने अलाउंस बनाया था, पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया हुआ था कि हमें इतनी अमाउंट रिसीव नहीं होगी, ये पहले से आपने अपना माइंड बनाया हुआ था। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने डायरेक्ट राइट ऑफ करना है,
आप कोई अलाउंस नहीं बना रहे, शुरू में कोई आप डिसाइड नहीं कर रहे, कोई आपने एजिंग नहीं यूज़ की है, कोई आपने परसेंटेज नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं किया। आपने कहा कि जितनी अमाउंट अनकलेक्टेबल होगी साल के एंड पे वो हम उसको एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। ये आपका डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड होता है। पहले में आपने क्या किया था, 3390 एक अलाउंस बना दिया था कि इसमें से हम माइनस करते जाएंगे। लेकिन दूसरा जो आपके पास मेथड है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड का, आप उसमें कोई अलाउंस नहीं बना रहे, सिंपल जितने बैड डेट्स हुए उतने ही आप उसको डायरेक्ट माइनस करते जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल आपका ये जो 6000 का अनकलेक्टेबल था, अब क्या है, ऑन जनवरी 21 जॉन पार्कर वन ऑफ द रिचर्ड्स कंपनीज रिसीवेबल्स, एक कंपनी थी जिससे आपने कैश रिसीव करनी थी, फाइल्स फॉर बैंकरप्सी, वो बैंकरप्ट हो गया, वो पे नहीं कर सकता, किसी को भी अब पे नहीं कर सकेगा क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया। उसके माली हालात ऐसे थे कि वो किसी एक को नहीं कह रहा, बैंक से उसने सर्टिफिकेट ले लिया कि नाउ आई एम अनएबल टू पे एनी अमाउंट टू एनी ऑफ आवर क्रेडिटर, किसी को भी मैं नहीं पे कर सकता। तो जब वो किसी को नहीं पे कर सकता तो यहाँ पे हमें आप क्लियर कट पता चल गया कि वो नहीं दे सकता, तो उसको डायरेक्ट ही आपने निकाल दिया अपने अकाउंट्स में से, कि जाहिर है वो पे ही नहीं कर सकता। तो फिर हुआ क्या है, तो आपने यहीं से इसको डायरेक्ट उड़ा दिया। आपके पास रिसीवेबल कितना था 6000 का, और डेट्स कितने, बैड डेट्स कितने हुए 6000 के। सो आपने प्लस में से 6000 माइनस 6000 कर दिया, तो इसका इफेक्ट आपका जीरो हो गया। आपको कहीं करने की जरूरत नहीं, ना यहाँ पर लेकर जाने की जरूरत है, ना ऑनर्स इक्विटी में लेकर जाने की जरूरत है। सेम इसी तरह था कि आपने लिखे हुए थे, अब उसको आपने काट दिया, तो आपके पास यहाँ पर किसी और जगह इसका इफेक्ट होगा ही नहीं कि आपने जो अमाउंट लिखी थी ये रिसीवेबल्स है, ये अनकलेक्टेबल है, दोनों को ही क्रॉस कर दिया, ये खत्म, ये अकाउंट ही खत्म हो गया हमारा। तो बाकी किसी जगह उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो सारे का सारा आपने वहाँ से उड़ा दिया उसको। एक अलाउंस बनाया हुआ था, एक आपने उसका रिसीवेबल्स था, वो सारे का सारा वहाँ से काट दिया हुआ। सो दैट इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर डायरेक्ट राइट ऑफ। देन दूसरा सिनेरियो क्या हुआ कि जॉन पार्कर वन द स्टेट लॉटरी, हुआ ये कि उसने को बॉन्ड खरीदा हुआ था एंड ही इज पेइंग ऑल ऑफ हिज बैंकरप्सी डेट्स। उसका बॉन्ड खरीदा हुआ था और बॉन्ड उसका निकल आया, सारी की सारी अमाउंट उसकी रिकवर हो गई है। उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बॉन्ड्स खरीदे थे फॉर एग्जांपल, और उसका बॉन्ड निकला है, उसने कहा कि जिसके जितने पैसे मैं सारे दे रहा हूँ। सो क्या हुआ, ऑन जनवरी 10 रिचर्ड्स कंपनी रिसीव्स अ चेक फॉर ₹6000 का, तो आपने अपनी कंपनी में जो उसका राइट ऑफ किया था अब आपका वो कलेक्ट हो गया, जो आपने ख़त्म किया था दोबारा से, अब आपके पास यहाँ पर वो कैश की अमाउंट रिसीव हो रही है और आपका अकाउंट रिसीवेबल माइनस हो रहा है। कैश आई, अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो गया, तो अगेन ना इसका ऑनर्स इक्विटी पे इफेक्ट है, ना आपकी नेट इनकम पे इफेक्ट है। ये आपने पहले बनाया हुआ था अकाउंट रिसीवेबल और माइनस कर रहे थे इसमें से बैड डेट्स, अब आपने उसको ख़त्म कर दिया था। अब क्या हुआ, दोबारा नए सिरे से आपने रिसीवेबल बनाया और कैश बना दी इसकी, तो इसका ज़ाहिर है कोई इनकम तो नहीं हो रही, कोई एक्सपेंस भी नहीं आपका बन रहा, तो आपके लिए ये सारी की सारी अमाउंट अब कैश में कलेक्ट हो गई है, इसका ना तो इनकम पे कोई इफेक्ट आएगा, ना ही आपकी ऑनर्स इक्विटी पे इफेक्ट आएगा। सो दिस इज नाउ एंड ऑफ लेक्चर नंबर 22. So I hope that this is now an understandable for you that how we have created all of our receivables, and then in which we studied about that we have two methods of uncollectables, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि receivables होंगे तो uncollectables भी होंगे। So आपने पहले एक अलाउंस बनाया, अलाउंस में आपने देखा कि आप एजिंग के थ्रू एक अलाउंस बना सकते हैं, और दूसरा आपने देखा डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड कि आप जितना आपका बैड डेट्स हुआ वो सारे का सारा आपने डायरेक्ट ख़त्म कर दिया। आपके पास एक सिंपल अमाउंट थी और वो आपको क्लियर कट पता चल गई कि दिस पर्सन हैज़ फाइल्स अ बैंकरप्सी, नाउ ही इज़ अनेबल टू पे एनी अमाउंट। जब वो अनेबल है कोई भी अमाउंट पे करने के लिए, तो फिर आपके पास वो अनकलेक्टेबल है और उसको डायरेक्ट आपने ख़त्म कर दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ आवर रिसीवेबल्स। So inshallah in our next lecture we will talk about a brief overview of this, and then further we will talk about our inventories. So up to that, thank you very much, and inshallah we will meet on our lecture number 23. Now this is time to go, and please take care. Allah Hafiz.